तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। लेकिन जब ये चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहिए कि प्लेन मिरर कैसे बनता है। तो बच्चों ये प्लेन मिरर के लिए ऐसा सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करते हैं और इस ग्लास में दो फेस है, एक इस साइड और एक इसके अपोजिट। तो इस फेस पर किसी एक फेस पर सिल्वर पॉलिश या निकल पॉलिश कर दी जाती है और फिर आप लोगों ने देखा हो कभी टूटा हुआ मिरर, तो जो पैंट होता है उसकी कोटिंग कर दी जाती है, ब्राउन कलर के पैंट की कोटिंग। तो जो अपोजिट फेस है वो बिहेव करता है एज ए रिफ्लेक्टर और जनरली हम लोग अपने डायग्राम में ऐसा बना देते हैं कि प्लेन मिरर ऐसा बना। इसका मतलब ये यहां पर सिल्वर पॉलिश निकल पॉलिश की गई है इस साइड और उसको ब्राउन पेंट से कोटेड कर दिया गया है। तो जो रिफ्लेक्शन है वो इस फेस से होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनाए जाते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के लिए ग्लास का हॉलो स्फीयर लिया जाता है और उस स्फीयर को हम कट करते हैं। तो यदि मान लीजिए ये ऐसा स्फीयर है ग्लास का हॉलो स्फीयर और यदि इसको यहां से कट किया गया है तो जो सेक्शन आपको दिखाई देगा ये सेक्शन ऐसा होगा। अब यदि आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें दो फेस है, एक ये इनसाइड वाला कॉन्केव फेस और एक ये आउटर फेस कॉन्वेक्स फेस। यदि कॉन्वेक्स फेस पर सिल्वर या निकल पॉलिश कर दी जाए और पेंट से कोटेड कर दिया जाए तो जो रिफ्लेक्शन है वो कॉन्केव फेस से होगा और ऐसे मिरर को अपन बोलते हैं कॉन्केव मिरर। जबकि इसका अपोजिट यदि आप कॉन्केव फेस पर सिल्वर पॉलिश निकल पॉलिश कर देते और पेंट की कोटिंग करते तो रिफ्लेक्शन होने लगता कॉन्वेक्स फेस से और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो जब रिफ्लेक्शन कॉन्केव फेस से हो रहा है तो कॉन्केव मिरर, जब रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स फेस से हो रहा था कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों इसमें से कॉन्केव मिरर जो है वो बिहेव करता है एज ए कॉन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करता है एज ए डाइवर्जिंग मिरर। मतलब यदि कॉन्केव मिरर पर यदि हम ऐसे पैरेलल रेज इंसिडेंट करेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वर्ज होती है, जबकि ये कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करता है एज ए डाइवर्जिंग मिरर। इस पर यदि पैरेलल रेज इंसिडेंट करोगे तो ये कॉन्वर्ज नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी बल्कि डाइवर्ज जाएगी। तो इसको कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल्स जब बनते हैं तो उसमें कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर ना बोलकर वो कॉन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स के लिए डाइवर्जिंग मिरर वर्ड यूज करते हैं। तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कॉन्वर्जिंग का मतलब कॉन्केव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों, कॉन्केव मिरर जो है वो रेस को कॉन्वर्ज ही क्यों करता है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रेस को डाइवर्ज ही क्यों करता है। तो इसमें भी बिल्कुल एकदम सिंपल है, मैं आगे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी मुझे कुछ टर्म्स बतानी है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। उसमें से फर्स्ट टर्म है
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें से पहली जो टर्म है वो मुझे बतानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर वन ऑफ इट्स पार्ट। जिस स्फीयर से आपने कट करके स्फेरिकल मिरर बनाए हैं उस स्फीयर के सेंटर को ही स्फेरिकल मिरर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसका मतलब कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली कौन होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, बिहाइंड द मिरर। तो पहली डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड बच्चों पोल, इस अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पोल, तो ये जो पॉलिश्ड फेस है स्फेरिकल मिरर का, उसके सेंटर को हम बोलते हैं पोल। यदि मैं आगे डिस्कस करूंगा, बहुत सारी जगह स्फेरिकल मिरर यूज किए जाते हैं, उसमें से एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपके व्हीकल्स जो हैं उसमें साइड मिरर जो लगा है वो स्फेरिकल मिरर है। अब कॉनकेव है या कॉन्वेक्स ये तो डिस्कशन अपन आगे करेंगे, पर एक बात तय है कि वो स्फेरिकल मिरर है, इन दोनों में से कोई एक टाइप है। अब आपने देखा होगा ये साइड मिरर कुछ व्हीकल्स में ऐसा लगा है, कुछ में ऐसे शेप के लगे हुए हैं, कुछ में कुछ ऐसे डिफरेंट डिजाइन का रहता है। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, इसको अपन बोलते हैं पोल। स्फेरिकल मिरर में जो पॉलिश्ड फेस है उसको बोलते हैं। मतलब यदि मैं अपने हाथ पर आपको समझाऊं कि मान लीजिए ये स्फीयर था और इससे आपने कट करके मिरर बनाया है, और मान लीजिए कॉन्केव मिरर यहां पॉलिश किया, तो ये होगा पोल। लेकिन जब आप डायग्राम बनाते तो साइड व्यू बनाते हैं, तो साइड व्यू में तो आपको एक कर्व पोर्शन दिखाई देगा, और इसलिए इस पोल को यहां ना बताकर यहां बताया जाता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलिश्ड फेस ऑफ a spherical mirror is called पोल। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फोकस पॉइंट। फोकस आगे चलकर मैं प्रूव करूंगा, ये फोकस पॉइंट जो होता है एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है। यहां पर कॉन्केव मिरर में यहां पर, कॉन्वेक्स मिरर में यहां पर। मैं प्रूव करूंगा आपको, बताऊंगा आपको ऐसा क्यों। पर अभी फिलहाल फोकस की जो डेफिनेशन दी जाती है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच the incident rays which is parallel to principal axis are meet or appear to meet after reflection is called focus point. It is denoted by F. Reflection के बाद reflected rays principal axis पर जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या अपीयर होती है मीट होते हुए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो इसका मतलब यहां पर यदि ऐसी पैरेलल रेज है और ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज करता है, मैं बताऊंगा क्यों करता है, तो इसमें ये रेज ऐसी जाएंगी, तो जिस पॉइंट से पास होंगे उसको बोलते हैं फोकस। यहां पर ये पैरेलल रेज, ये डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज हो जाएंगी, पीछे एक्सटेंड करोगे
जिस पॉइंट पर अपीयर हो रही है मीट होते हुए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। The point on the principal axis on which the incident rays which is parallel to principal axis or meet or appear to meet is called focus. Next बच्चों, इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन मुझे बताना चाहिए फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर्स में सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं और इसलिए डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हो गई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को बच्चों हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, यहां भी स्मॉल एफ से। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच का ये डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भले ही डेफिनेशन दी जा रही है, एक बात अलग है क्योंकि डेफिनेशन हमेशा किसी डिफाइंड पॉइंट के बेसिस पर दी जाती है, पर सही मायने में रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द स्फेरिकल मिरर वन ऑफ इट्स पार्ट। जिस स्फीयर से आपने कट करके स्फेरिकल मिरर को बनाया है, उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब यदि आपने ये स्फीयर लिया था, ऐसे कट करके बनाया, ये सेंटर है, तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पर डेफिनेशन देना है प्रॉपर, इसलिए दी जाती है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अदरवाइज radius of the sphere from which the spherical mirror one of its part is called radius of curvature। ये जरूरी है बात को समझना, ही आपको बात में मेरी बात समझ आएगी कि मैं क्यों समझा रहा हूं। अच्छा बच्चों, इसमें नेक्स्ट एक और डेफिनेशन आती है और वो है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन इमेजिनरी प्लेन है, विजिबल नहीं है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है, इनविजिबल होता है। जो फोकस पॉइंट से पास होता है उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। तो जैसे यहां पर मैं बताऊं आपको, कॉन्केव मिरर में ये फोकस पॉइंट, तो ऐसा जो प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। यदि कॉन्वेक्स मिरर पे बात करोगे, ये फोकस पॉइंट तो ऐसा इमेजिनरी, इनविजिबल। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है बच्चों कि कभी भी आप स्फेरिकल मिरर पर, कॉन्केव मिरर पर यदि पैरेलल रेज इंसिडेंट करोगे तो वो फोकल प्लेन के किसी पॉइंट से पास होगी। अब आप बोल रहे हो पैरेलल रेज तो सब फोकस में मिलती हैं, बिल्कुल। कौन सी पैरेलल? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होंगी वो निश्चित रूप से फोकस पॉइंट से जाएंगी, और फोकस पॉइंट कहां है? फोकल प्लेन पर है। पर यदि मान लीजिए आपने जो रेज इंसिडेंट की हैं वो पैरेलल तो है, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। मतलब यदि आपने जो रेज इंसिडेंट की हैं वो आपस में पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और ये कॉन्वर्जिंग मिरर है, इसको कॉन्वर्ज करेगा, तो नो डाउट ये कॉन्वर्ज तो करेगा, और जिस पॉइंट पर भी कॉन्वर्ज करेगा वो पॉइंट डेफिनेटली कहां होगा? फोकल प्लेन पर होगा। मतलब कभी भी हम पैरेलल रेज इंसिडेंट करें तो वो फोकल प्लेन के ही किसी पॉइंट्स पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, रियली मीट करेंगी, या अपीयर होंगी मीट होते हुए। कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर होंगी मीट होते हुए।
एक लास्ट डेफिनेशन और है बच्चों, अपर्चर। ये अपर्चर एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर के साइज पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए छोटा मिरर है तो इसका मतलब इसका अपर्चर स्मॉल है। बड़ा मिरर है और इसका अपर्चर बड़ा मिरर है, ट्रक में लगा हुआ है, इसका अपर्चर बड़ा ज्यादा है। मतलब सही मायने में जो पॉलिश्ड फेस है जिस पर रेज इंसिडेंट होती हैं उसके डायमीटर को हम लोग अपर्चर मान लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द polished face of a spherical mirror is called aperture। क्योंकि हमारे सिलेबस में स्मॉल मिरर्स हैं इसलिए बोला जाता है इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। यदि ऐसी सेंटेंस है इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, इसका मतलब जो भी बात बोली जा रही है वो रिलेटेड टू स्मॉल मिरर है। तो ये है बच्चों कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपको समझाई। अब यहां पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बच्चों स्फेरिकल मिरर सेम लॉस को फॉलो करता है जो हमने प्लेन मिरर में डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल all lies in the same plane. And second, angle of incidence, it is always equal to angle of reflection। जो पहले लॉ हमने देखे थे प्लेन मिरर के लिए वो स्फेरिकल मिरर के लिए भी ट्रू है। अब इमेजेस, वो भी बच्चों जो मैंने आपको वहां कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे वही कॉन्सेप्ट्स यहां पर भी है। In spherical mirror or in reflection, images are always formed at the point where the reflected rays are meet or appear to meet. If the reflected rays are really meet, then the formed image is called real image. And if the reflected rays are appear to meet, then the formed image is called virtual or apparent image। तो वो सब सेम है। अब बच्चों मुझे एक और बात आपको बतानी है, यहां पर एक रिलेशन होता है जिसको मैं प्रूव कर दूं, R इज इक्वल टू 2F। R इज इक्वल टू 2F मतलब स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, या फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ होती है। अब यदि इसको आप, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर ये कैसे आया, क्या है, थोड़ा रेट आएगा। मैंने पहले ही बोला आपको कि आगे लेंस वगैरह में अपन डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मिरर में मुझे थोड़ा पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा समझें। तो बच्चों यदि अपन इस रिलेशन को आप डिराइव करते हैं तब आपको देखने मिलेगा, जैसे ये मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, इसमें आप यदि इंसिडेंट करें तो चूंकि ये आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली है तो आपका रिफ्लेक्शन नो डाउट फोकस से होकर जाएगी। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने आपको जैसे समझाया था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको सी से ज्वाइन करिए। बच्चों ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैं पहले ही बोल रहा था आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में रेडियस होता है उस स्फीयर का जिससे हमने स्फेरिकल मिरर को कट करके बनाया है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप देखें परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जिसको आप, रेडियस ही तो परपेंडिकुलर होती है। रेडियस हमेशा सर्किल की सरकमफ्रेंस पर या स्फीयर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है।
तो इसका मतलब ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये AB बोला मैंने, तो ये P हुआ, ये एंगल I हो जाएगा, ये एंगल R हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि आप देखिए, यदि I है तो ये एंगल भी I होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ट्रायंगल CBF, तो इस ट्रायंगल में एंगल I इक्वल टू एंगल R। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो नो डाउट किसी भी ट्रायंगल में यदि टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, मतलब BF इज इक्वल टू CF। अब if aperture of mirror is small, क्योंकि अब मैंने बोला ना अपने सिलेबस में स्मॉल मिरर है, तो यदि स्मॉल मिरर होगा और आप रे इंसिडेंट करेंगे तो ये रे बहुत क्लोज होगी ना P के, ये B पॉइंट बहुत क्लोज होगा P के, इसलिए सेंटेंस लिखा जाता है if aperture of mirror is small then B stands to P। if aperture of mirror is small then B stands to P, ऐसा लिखा जाता है। अब यदि B बहुत क्लोज है P के तो जो BF है और PF है ये इक्वल होंगे। भाई B की जगह पर आप P लिख दीजिए, तो यहां पर BF को अपन लिख सकते हैं PF इज इक्वल टू CF, ये BF हो जाएगा PF। अच्छा है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए थे, पोल से, तो PF जो डिस्टेंस लिखा आपने पोल से लिखा, लेकिन CF को भी P के टर्म्स में लिखो, तो CF कितना लिखोगे आप, PC माइनस PF, तो यही आ जाएगा स्टेप PF इज इक्वल टू CF लिख जाएगा PC माइनस PF। अब PF को ट्रांसफर करो तो 2PF इज इक्वल टू PC मींस PF क्या बच्चों, फोकल लेंथ, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 2F इज इक्वल टू R और इसलिए F इज इक्वल टू R/2। जो मैं आपको समझा रहा था वो अब मैंने आपको प्रूफ करके बताया। तो बच्चों हमेशा स्फेरिकल मिरर चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इनमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो मिरर की फोकल लेंथ की डबल होती है। फोकल लेंथ जो होती है वो R/2 होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ। मेरा क्वेश्चन है आपसे बच्चों कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर and it is cut into two equal parts, then what will be the focal length for each part? यदि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यदि हम उसको दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो अब हर पार्ट की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो आपका आंसर होना चाहिए सर सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 10 है तो 20 हो जाएगी, कुछ सोच रहे होंगे हाफ हो जाएगी मतलब 5 हो जाएगी। नहीं, आप 2 नहीं 1000 टुकड़े कर दीजिए, हर पीस के लिए फोकल लेंथ सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि आप देखो तो आपने जो स्फेरिकल मिरर है इस स्फीयर से कट करके बनाया है। अब इसके लिए सेंटर ये था, ये आपने कॉन्केव मिरर बनाया, इसके भी आपने कई पीस कर दिए, तो क्या हो गया,
सारे पीस इसी स्फीयर के तो पार्ट हैं, सबके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी सेम रहेगा, सबके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, इस पीस के लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, सबके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। जब आर नहीं बदलेगा तो एफ भी क्यों बदलेगा? इसलिए फोकल लेंथ जो है वो सेम रहेगी। क्वेश्चन बनते हैं, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? 0, इंफिनिटी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, क्या है, कितनी रहती है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर इंफिनिटी। अरे यदि इंफिनिटी है इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंफिनिटी होगी, तो प्लेन मिरर जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में इंफिनिटी बोल रहा हूं, मतलब वो बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है क्या? जी हाँ। देखो बच्चों, बाहर रोड जो होता है कैसा होता है, फ्लैट होता है कि नहीं? जिस ग्राउंड पर आप खेलते हैं वो फ्लैट है कि नहीं? सीधा दिखता है? काहे का पार्ट है? अर्थ का। और अर्थ कैसी है? स्फेरिकल। तो जब बहुत बड़ा स्फीयर होता है उसका स्मॉल पार्ट आप देखें तो वो आपको प्लेन दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा। प्लेन मिरर को आप बहुत बड़े स्फीयर का स्मॉल पार्ट मानिए। कितने बड़े स्फीयर का? ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो? इनफाइनाइट। तो जब आर इनफाइनाइट होगा तो एफ भी इनफाइनाइट होगा। इसीलिए प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होती है। मतलब प्लेन मिरर पर पैरेलल रेज यदि आप इंसिडेंट करोगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मीट करेंगी? इंफिनिटी पर। यदि आप प्लेन मिरर ऐसा लेकर ऐसे रेज कर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे पैरेलल, कहां मिलेंगी? इंफिनिटी पर। क्यों? फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है प्लेन मिरर की। नेक्स्ट बच्चों, जो मुझे समझाना चाहिए आपको वो रूल्स for the formation of image by spherical mirrors। spherical mirror से यदि हम पता करना चाहते हैं इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमनिश बनेगी, इनलार्ज बनेगी, ये सब यदि आप पता करना चाहते हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो उसमें से पहली चीज आप ये समझ ले कि आपको दो इंसिडेंट रेज डिसाइड करनी पड़ेंगी। दो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इमेज कहां बनती है? जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। अब रिफ्लेक्टेड रेज को मीट करने के लिए मिनिमम कितनी रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए? 2। सिंगल तो किसी से मीट नहीं करेगी, आप अकेले तो किसी से बात नहीं करेंगे ना, आपको बात करने के लिए एक व्यक्ति तो और चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रेज को भी मिलने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए। 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपको तब मिलेंगी जब मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज हो, वही तो रिफ्लेक्ट होंगी। तो 2 इंसिडेंट रेज कौन सी डिसाइड करना है, इसके लिए 3 रूल है। इन 3 में से कोई 2 रूल को फॉलो कर लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि इमेज कहां बनेगी। तो फर्स्ट रूल तो ये है कि जो आप इंसिडेंट रे डिसाइड करते हैं वो आपको लेना चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रूल ये है कि जो आपको इंसिडेंट रे लेना चाहिए वो थ्रू फोकस लेना चाहिए। और थर्ड रूल ये है कि जो आप इंसिडेंट रे डिसाइड करते हैं
वो आपको थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना चाहिए। इन तीन में से कोई दो रे आपको डिसाइड करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, जब भी रे डायग्राम बनते हैं तो हमेशा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट लिया जाता है, मतलब राइट साइड पर एक्चुअली में मिरर को रखते हैं। कॉन्केव हो तो ऐसा, कॉन्वेक्स तो ऐसा, रेस का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। अब यदि मैंने ये थ्री रूल बताया आपको, आपने रे डिसाइड किए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। यदि फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट की है तो सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। तो फर्स्ट रूल ये है, if the incident ray it is decided parallel to principal axis, then after reflection reflected rays passing through the focus according to definition of focus. Second, यदि incident ray through focus है तो after reflection reflected rays it becomes parallel to principal axis. And third, if the ray incident through the center of curvature, then after reflection it returns back in the same direction. क्यों ऐसा क्यों? अरे भाई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट हो रही है वो रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियस हो गया ना, मैंने आपको समझाया था। और रेडियस सरफेस पर कैसा होता है? परपेंडिकुलर। मतलब ये रे कैसी है? परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। और जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। और बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी, उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। तो ये 3 रूल्स हैं बच्चों। अब थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना चाहिए आपसे कि जो मिरर्स हैं उनसे कैसी इमेजेस बनती हैं। बच्चों ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर कमांड चाहते हैं तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा रहा हूं ये बहुत जरूरी है इनका क्लियर होना, क्योंकि इन्हीं से एक्चुअली में क्वेश्चंस बनते हैं। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय, ऐसा वो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखिए, भी मैं आपको बताते जाता हूं तो सब क्वेश्चंस के बारे में सोच भी आप तभी पाएंगे जब ये चीजें क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है। तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। एक बात तो समझ लो बच्चों, सिलेक्शन जिनका होता है वो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, किनका नहीं होता है? 2 लोगों का नहीं होता है। जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनका नहीं होता है, और जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनका नहीं होता है। ओवर कॉन्फिडेंट कौन होते हैं? जो इग्नोर करते हैं, अरे ये छोड़ो, इसको ये तो पता है, एक बार ढंग से समझ लो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता है करके अपन ने इग्नोर किया और गए काम। और दूसरे जो मेहनत नहीं करते हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, उनको नॉलेज ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था एक पैम्पलेट मैंने देखा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मेरे आजू बाजू मैं देख रहा था, उसमें जो फोटो लगे हुए हैं रिजल्ट्स के, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने लगा यार इनके ऊपर तो कोई भी क्लेम कर देगा। उसमें तो कुछ ऐसे बच्चों के भी हैं जो मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, और उनका सिलेक्शन दूसरा इंस्टीट्यूट शो कर रहा है। अब मुझे हंसी भी आई, ना हो सकता है यार क्या करो, इनका शायद काम ही ना बने गलत चीजों को लेकर। एक चीज समझ लो बच्चों, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सही रास्ते चलिए,
गलत रास्ते ठीक नहीं है, शॉर्टकट ठीक नहीं है। आप यदि चाहते हैं कि क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में करें तो पहले आपको डिटेल में चलना पड़ेगा, पहले आपको पूरी बारीकियां समझनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर आपका ब्रेन जो है वो फास्ट वर्क करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा पूरे रास्ते कौन से रास्ते से आंसर दे जाएगा। तो इसलिए पूरा डिटेल में पढ़ो। तो बच्चों नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। नेचर तो मैं क्या करता हूं, ये कॉन्केव मिरर ले लेता हूं और इसके सामने ऑब्जेक्ट को पहले बहुत दूर रख देता हूं, लॉन्ग डिस्टेंस पर, और धीरे धीरे क्लोज लाता हूं, देखते हैं इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। अब बच्चों यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे पैरेलल रेज आएंगे। अब पैरेलल रेज कहां मिलती है, फोकस पर। रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिली, फोकस पर। तो इमेज भी कहां बनेगी, फोकस पर। ये इमेज क्या बोलोगे आप, इसको रियल बोलोगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट कर रही हैं, पॉइंटेड इमेज होगी। अच्छा बच्चों यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहां पर कर लेते हैं अपन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज, और यहां पर नेचर ऑफ इमेज। तो मैंने बोला फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस। ये इमेज आप क्या बोलोगे बच्चों, रियल एंड पॉइंटेड, ठीक है, फर्स्ट केस। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज लेकर आइए, ये फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, थोड़ा क्लोज लाइए। अब क्लोज लाने का मतलब आपके पास में डिफाइंड पॉइंट में पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, तीन ही तो डिफाइंड पॉइंट है ना। लास्ट डिफाइंड पॉइंट क्या है, सी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लाओगे और कहीं भी रखोगे, यदि मान लीजिए यहां रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, तो आपको इमेज के लिए यहां से एक पैरेलल रे लेना है, फोकस से होकर जाएगी। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कर दीजिए, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इमेज बनेगी। रिफ्लेक्टेड रेज आपको क्लियर दिख रहा है, रियली मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी। तो when the object plays between infinity and C, then image should be formed between F and C. This image should be real, inverted, and diminished. छोटी पर नहीं ना, स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट से कम साइज। बच्चों और क्लोज लेकर आओ। अब आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखिए, कहां पर, सी पर। तो जब यहां पर रखेंगे तो बच्चों ऐसे ही आप एक पैरेलल ले लीजिए, एक फोकस से ले लीजिए, आपको देखते मिलेगा ये रिंग्स मिलेंगी यहां पर। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी कहां बनेगी, सी पर। ये इमेज कैसे दिखेगी आपको, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। तो नेक्स्ट और क्लोज लाइए बिटवीन सी एंड एफ, तब आपको देखने मिलेगा, एक रे पैरेलल लीजिए, एक आप फोकस, जैसे मैंने आपको बताया वैसे लीजिए। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन सी एंड एफ रखोगे तो इमेज जो बनेगी वो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अब ये रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और इनलार्ज बनेगी। देखो बात समझो,
आपने पहले क्या मिरर से ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था और धीरे धीरे क्लोज ला रहे हो। आप देख रहे हो कि इमेज जो है वो धीरे धीरे दूर जा रही है मिरर से, पहले क्लोज बनी थी, फिर यहाँ आ गई, फिर सी पर आ गई, और साथ ही साथ इमेज का साइज भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज। पहले पॉइंटेड थी, फिर डिमिनिश्ड हुई, फिर इक्वल हुई, अब इनलार्ज होगी। बहुत जरूरी है इन बातों को समझना। फिर केस जब ऑब्जेक्ट ना होगा और क्लोज बिटवीन, सॉरी फोकस पर, जब फोकस पर होगा तब आपको देखने मिलेगा इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर। ये इमेज भी कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इनलार्ज होगी और बड़ी बन जाएगी। सामने आप स्क्रीन रख सकते हो, यदि आप यहाँ पर बल्ब रख दें और बहुत दूर यदि स्क्रीन रख दें तो यहाँ से जो रेज चली है वो जाकर यहाँ मिलेगी और बल्ब की बड़ी इमेज बन जाएगी, लार्ज। लास्ट केस बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर आओ। और क्लोज का मतलब बिटवीन एफ एंड टी, यहां पर तो एक रे पैरेलल फोकस से होकर जाएगी, एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेगी। जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट करोगे वो कहां से आती है, अपीयर होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, और रेडियस भी यहीं से डिसाइड होता है ना, तो वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, रियली तो मीट करेंगी नहीं। पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहां पर, यहां, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होगा तो इमेज का हमने बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज है ये बच्चों, वर्चुअल अपरेंट इमेज है, इरेक्ट है, इरेक्ट और इनलार्ज है, इनलार्ज। मतलब ये हुआ कि आप ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहे थे और इमेज मूव कर रही थी अवे फ्रॉम मिरर। ग्रेजुअली इमेज का साइज क्या होते आ रहा था, इंक्रीज होते आ रहा था। केवल लास्ट केस ऐसा है जिसमें आपने जब बहुत क्लोज रख दिया तो इमेज क्या हो गई, वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई, इनलार्ज हो गई। मतलब इनलार्ज इमेज दोनों केस में बनती है, रियल में भी और वर्चुअल में। ध्यान रखना मेरी ये बात, सब न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। इनलार्ज इमेज दोनों केस में बनती है, वर्चुअल में भी और रियल में भी। जितनी रियल इमेजेस थी सब इन्वर्टेड थी। इसका मतलब हमेशा मिरर से, स्फेरिकल मिरर से रियल इमेजेस कैसी बनती हैं, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट। तो ये है बच्चों नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आप सोचिए कॉन्वेक्स मिरर में भी सर इतने केस होंगे, नहीं भाई, कॉन्वेक्स मिरर में इतने केस नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सारे डिफाइंड पॉइंट कहां होते हैं, बिहाइंड द मिरर। भाई कॉन्वेक्स मिरर में आप देखो ये तो आपका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये सब कहां है, बिहाइंड द मिरर। तो केवल इसमें दो ही केस बनेंगे, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट को आप क्लोज कहीं भी रखोगे वो कहलाएगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो पैरेलल रेज आती है, डायवर्स हो जाती है, और कहां पर के हम मीट होते हैं, फोकस। मतलब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज। पर यहां जरूर बात है कि रियल की जगह क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, रियल की जगह पर वर्चुअल हो जाएगा। और सेकंड केस when object is infinity and p, इंफिनिटी और p के बीच में आप रख दीजिए तो इमेज कहां बनेगी,
अब बना के देख लीजिए, एक रे पैरेलल लीजिए, ये सी है, ये एफ है, एक रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर लीजिए। जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट करोगे वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी, पीछे एक्सटेंड करोगे कहां पर, सी पर अपीयर होगी भी, और जो पैरेलल ली है वो डायवर्ज हो जाएगी, पीछे एक्सटेंड करोगे फोकस पर, तो मैं यहां पर डिमनेस्ट। So when the object is between infinity and t, then image should be found behind the mirror, और वो भी behind mirror कहाँ बनती है, p और f के बीच में, तो behind the mirror। और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनेस्ट। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनेस्ट। तो बच्चों आप समझे कि ऑब्जेक्ट जनरली कॉन्वेक्स मिरर में आप हमेशा इन्फिनिटी पे तो रखोगे नहीं, जब भी रखोगे कहीं ना कहीं बीच में रखोगे इन्फिनिटी, हमेशा उससे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनेस्ट, छोटी इमेज बनेगी। और यदि मैं ऐसा आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो मुझे आपसे क्वेश्चन करने चाहिए। आप कभी देखिए आपके गाड़ी में, आपके जो व्हीकल्स हैं उसमें साइड मिरर लगा है, देखने में बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है, कर्वेचर जो है आपकी आंखों में पकड़ नहीं आती थी, बहुत कम कर्वेचर रहता है। यदि आपको टच ना करने दिया जाए, छूने ना दिया जाए, और 3 मिरर रख दें, उसमें से एक प्लेन है, एक कॉन्केव है, कॉन्वेक्स, टेबल पर, आपको पेंसिल पकड़ा दी जाए, उस पेंसिल की इमेज तीनों में देखना है और इमेज को देख के पहचानना है कहां कि कौन सा मिरर कौन सा है। किस मिरर को आप प्लेन मिरर कहेंगे, किसको कॉन्केव, किसको कॉन्वेक्स। तो बहुत सिंपल आंसर, तीनों में आप पेंसिल को चाहें तो दूर से पास लेकर आए, जिसमें इमेज हमेशा सेम हाइट की बन रही है, इरेक्ट बन रही है, इमेज के साइज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो प्लेन मिरर। जिसमें जो इमेज थी पहले तो इन्वर्टेड बन रही थी, डिमनेस थी, जैसे जैसे क्लोज ला रहे हो साइज इमेज का बढ़ता जा रहा है, वो कॉन्केव मिरर। और जिसमें हमेशा इमेज डिमनेस दिखाई दे रही है लेकिन इरेक्ट है, वो कॉन्वेक्स मिरर। या तीनों में पेंसिल को क्लोज रखो, जिसमें सेम हाइट की इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, सीधी दिखेगी, वो प्लेन मिरर। जिसमें क्लोज रखने पर, बहुत क्लोज रखने पर लार्ज इमेज बन रही, इरेक्ट बन रही, वो कॉन्केव मिरर। जिसमें डिमनेस्ड इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, वो कॉन्वेक्स मिरर। और इतना मेरे समझाने से आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने लायक हो गए। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन करूं, ये सब क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यदि आपसे पूछा जाए बताइए शेविंग पर्पस से बेस्ट मिरर कौन सा है, शेविंग के लिए यदि प्लेन मिरर बेस्ट है, कॉन्केव मिरर बेस्ट है कि कॉन्वेक्स मिरर, डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए कॉन्केव मिरर। क्योंकि शेविंग करने के लिए जनरली फेस क्लोज रखा जाता है ताकि पूरे हेयर जो है वो क्लियर दिखाई दे, और जब आप फेस को क्लोज रखोगे तो लार्ज दिखे, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, कॉन्केव मिरर की है। तो शेविंग पर्पस से यदि अपन बात करें तो बेस्ट मिरर हुआ कॉन्केव। बिसाइड्स द ड्राइवर सीट इन व्हीकल्स, जो गाड़ियों में आपके बात कर रहा था मैं कि जो आपके साइड मिरर लगे हुए हैं पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, वो कौन सा मिरर है। तो आप बोलोगे सर हमेशा सीधा दिखाई देता है, तो पीछे जो ट्रैफिक है वो सीधा दिखाई देता है और पूरा दिखाई देता है, पूरा का बड़ा ट्रक जो है वो भी दिखाई देता है, मतलब डिमनेस्ड इमेज बनती है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब वहां पर साइड मिरर में जो अपन बात करें तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर।
कभी देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो टीथ में कैविटी देखने के लिए उनके पास में एक रॉड होती है, उसके सामने मिरर लगा रहता है। बता सकते हैं कौन सा मिरर? डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए कॉन्केव मिरर, क्योंकि वो कैविटी को इनलार्ज होकर देखते हैं, क्लोज रखते हैं वो कैविटी के। तो वहां आंसर होना चाहिए आपका सर कॉन्केव मिरर। यदि मैं पूछूं आपसे, जो व्हीकल्स हैं उनकी जो हेडलाइट है उसमें बल्ब के पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर वो लाइट जो है पूरी रोड पर स्प्रेड होती है, बिखरती है, फैलती है, और फैलने का नेचर किसका है? कॉन्वेक्स का। तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और मैं बोलूंगा आंसर गलत है। बच्चों जो आप देखे, जैसे ये ऑटो है, ऑटो के सामने आप देखें तो ऐसे लगी रहती है, ऐसे आता ना ऑटो है, ये बल्ब, बल्ब के पीछे रिफ्लेक्टर, वो देख के समझ में आ रहा है आपको कॉन्केव। यहां से बल्ब से लाइट जाती है कॉन्केव मिरर पर, और वाकई में कॉन्वर्ज होती है सच में, लेकिन लाइट रुकेगी थोड़ी, उसके बाद आगे भी तो जाएगी, और आगे क्या हो गई? बिखर गई, स्प्रेड हो गई। तो यहां पर यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर। यदि मैं आपको क्वेश्चन करूं कि जो स्ट्रीट लाइट है उसमें बल्ब के पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, वो कौन सा है? वहां नो डाउट आपका आंसर होना चाहिए कि सर वो कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वाकई में लाइट जो है रोड पर क्या होती है? स्प्रेड होती है। तो अभी जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनमें ऐसा ही करते हैं, ये पोल होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर ऐसा ये बल्ब, बल्ब के पीछे रिफ्लेक्टर कॉन्वेक्स दिया जाता है, और ये पूरा एक ग्लास, यहां से लाइट आती है और ऊपर ऐसे ही स्प्रेड होती है रोड पर। सर्च लाइट और स्पॉट लाइट आपने देखा होगा, स्टेज शो वगैरह होते हैं, हीरो या हीरोइन या डांसर डांस करते हैं, या सर्कस में, तो जहां जोकर चलता है उसके ऊपर लाइट का एक सर्किल चलता है, उसको अपन बोल रहे हैं स्पॉट लाइट। या समुंदर में जो डाइवर्स होते हैं, या माइंस में जो जाते हैं, हेलमेट पे लगा रहता है, हेलमेट में लाइट लगी रहती है, डाइवर्स जो होते हैं उनके हाथ में आप देखें टॉर्च लाइट रहती है। सर्च लाइट, पैरेलल बीम निकलती बच्चों, वो होता पैराबोलिक मिरर। हाई क्वालिटी का, जो लो क्वालिटी में तो कॉन्केव मिरर, हाई क्वालिटी में पैराबोलिक मिरर। क्या रहेगा? यहाँ पर कॉन्केव मिरर में भी बल्ब को भी फोकस पे लगा दिया जाए तो रेस कैसे निकलेगी? पैरेलल। पर ये जो सर्च लाइट है थोड़ा सा उसमें कर्वेचर ज्यादा होता है, यहाँ से जाके पैरेलल बीम निकलेगी। तो रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, यदि पैराबोलिक मिरर का कौन ना दिया हो ऑप्शन, तो कॉन्केव मिरर पर टिक कर दीजिए। लेकिन जब मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया कि मैंने आपसे बोला था ये कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग क्यों है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग क्यों है, ये मैं समझाऊंगा, मैं भूल गया। तो चलिए अभी समझा देता हूं बच्चों। सिंपल सी बात है कि कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है? बिहाइंड द मिरर। यही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है रेस को कॉन्वर्ज और डाइवर्ज करने के लिए। देखो ना, ये कॉन्केव मिरर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप यहां से पैरेलल रे इंसिडेंट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको सी से ज्वाइन करो, ये क्या हो गया? रेडियस। रेडियस सरफेस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर।
और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल के एक साइड यदि इंसिडेंट रे हो तो अपोजिट साइड होती है रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है। इसी तरीके से यहां से रेज इंसिडेंट करो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रेडियस, रेडियस सरफेस का परपेंडिकुलर, नॉर्मल, नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे तो अपोजिट साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टेड। मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मिलेंगी, या ये कह लीजिए कॉन्वर्ज होंगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में देखो आप, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर, पैरेलल रेज इंसिडेंट कर दीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सीधे ज्वाइन कीजिए। ये क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ये क्या हो गया, नॉर्मल, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है, इसी को एक्सटेंड कर दीजिए। नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे तो अपोजिट साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। अब बच्चों नेक्स्ट मुझे जो टॉपिक आपसे डिस्कस करना है वो है रूल्स, या रूल्स की जगह ज्यादा बेटर है मुझे बोलना चाहिए साइन कन्वेंशन। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो साइन कन्वेंशन में आप ध्यान रखें, जैसे क्वाड्रेंट होता है ना, ये क्वाड्रेंट, तो इसके मिरर को आप यहां रख सकते हैं, और इंसिडेंट रे मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट लेना है। जैसे अपन यहाँ पर क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओरिजिन है, ये क्या है, प्लस एक्स एक्सिस, इसको अपन बोलते हैं माइनस एक्स, इसको अपन बोलते हैं प्लस वाई, इसको हम बोलते हैं माइनस। बस बच्चों इतना सा ध्यान रखोगे, सारे साइन कन्वेंशन आपको याद रहेंगे। मिरर को आपको इतना याद रखना है कि ऐसा है, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम कहां से कहां लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो साइन कन्वेंशन में आप याद रखिए, पहली चीज, फर्स्ट साइन कन्वेंशन, इन स्फेरिकल मिरर्स all distances are measured from pole. Second, the distances which is measured along the direction of incident ray तो बच्चों फर्स्ट रूल यही है, the distances which is measured along the direction of incident in spherical mirrors all distances are measured from pole. Second, the distances which is measured along the direction, देखो कहां तक लिखोगे ज्यादा अच्छा, एक बार दिमाग में सेट कर लो, बहुत आसान है। In spherical mirror all distances are measured from pole. Second, the distances which is measured along the direction of incident ray is taken as positive, and the distances which is measured in the opposite direction of incident ray are taken as negative. The height which is measured above the principal axis are taken as positive, and the height which is measured below the principal axis are taken as negative. इतने से साइन कन्वेंशन, इसके बेसिस पर, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करोगे तो ये पूरा यूज है, इसके बिना आपके आंसर सही नहीं आएंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो आप। पहली चीज, ऑब्जेक्ट को जनरली हम लोग कहां रखते हैं, मिरर के सामने। कैसा रखते हैं, सीधा रखते हैं, उल्टा कौन रखता भाई। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट टू राइट। अब यदि मैं आपसे बोलूं ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बाय यू। इसको अपन बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। तो अब ये कैसा मेजर करोगे आप, नेगेटिव। भाई इंसिडेंट रे के अपोजिट है, माइनस एक्स डायरेक्शन। यदि मान लीजिए सपोज इसकी इमेज, रियल इमेज बन रही है, यहां पर इमेज बनेगी, दूर रखोगे
है ना, ये इमेज बन रही है। तो इमेज का डिस्टेंस हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज है और इमेज का वी से बताते हैं। ये कैसा लोगे, नेगेटिव, ऐसा मेजर करोगे ना, पोल से मेजर करना है। पोल से कैसा मेजर कर रहे हो, इंसिडेंट के अपोजिट। मान लीजिए इसकी वर्चुअल इमेज और क्लोज है और वर्चुअल इमेज बन गई, तो वर्चुअल इमेज क्या बनती, बिहाइंड द मिरर ऐसी बनेगी। इस वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस कैसा मेजर करोगे, पोल से ऐसा, मतलब आप कैसे लोगे, पॉजिटिव। ध्यान दो मेरी बात को, रियल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कैसे लोगे, रियल इमेज के डिस्टेंस कैसे लोगे, नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस कैसा लोगे, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रखोगे ना। रियल इमेज की हाइट कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज की हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज को अपन आई से डिनोट करते हैं। यदि मैं आपको पूछूं कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, अरे फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर में फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों कहां होते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसलिए कॉन्केव मिरर के लिए एफ भी नेगेटिव होगा और आर भी नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों बिहाइंड होते हैं, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी और आर भी पॉजिटिव होगा। ये सब अपन को याद रखना है, बहुत सिंपल है भाई। ऐसा रख दो तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हाइट मतलब इरेक्ट हाइट पॉजिटिव और इन्वर्टेड हाइट कैसी लेनी है, नेगेटिव। अच्छा बच्चों, यहां पर हम लोग मिरर फॉर्मूला भी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और f मतलब फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। वो फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करते हैं मिरर के लिए, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स, दोनों के लिए आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर लेकिन जब ये फॉर्मूले यूज करोगे तो आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं को ध्यान में रख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएंगे। फिर मैग्निफिकेशन, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। तो स्मॉल n इज इक्वल टू I upon O। What is I? Height of object. O height of, sorry, I height of image, O height of object। मैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है यार, मान लीजिए सपोज जो इमेज बनी है वो डबल साइज की बन गई है, तो I कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ O, 2O। O कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 2 आ गई। तो बच्चों चलो n की वैल्यू 1 है मान लीजिए, तो मतलब I इज इक्वल टू, मतलब जो इमेज बन रही है वो सेम हाइट की बन रही है ऑब्जेक्ट की हाइट की। n की वैल्यू सपोज हाफ है, मतलब I इज इक्वल टू हाफ ऑफ O, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज इमेज, और यदि लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, यहाँ पे जब अपन फॉर्मूला यूज करते हैं तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं। यदि रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो मैग्निफिकेशन कैसा लेना चाहिए, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि आई जो रहेगा रियल इमेज में, हाइट इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, आई नेगेटिव हो जाएगा, ओ तो पॉजिटिव रहना हमेशा, तो एम की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो रियल इमेजेस के लिए एम हमेशा कैसा रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव। वर्चुअल इमेजेस के लिए एम कैसा रहेगा, पॉजिटिव।
वर्चुअल इमेज के लिए m कैसा रहेगा, पॉजिटिव, याद रखना। इसका m को अपन जब फॉर्मूला ड्राइव करते तो एक ये क्या आता माइनस v बाई m इज इक्वल टू i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस v बाई। अच्छा, यदि ऐसा है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होगा, लेस देन 1, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनता है ये। फिर बच्चों ये एक्चुअली में लगभग पूरा मैंने कंप्लीट तो कर दिया आपको, पर थोड़ा सा एक दो फॉर्मूले और याद रख लीजिए जो अपन को थोड़ा फास्ट आंसर लाएंगे। वो है रिलेशन बिटवीन एम, यू एंड एफ। यदि मैं इसी को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को u से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, v बाई यू इज इक्वल टू माइनस एम, तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो आ जाएंगे। तो वो फॉर्मूला एक होता है 1 अपॉन m इज इक्वल टू f माइनस u बाय f। थोड़ा इससे आंसर फास्ट आते हैं इसलिए m इज इक्वल टू f माइनस v बाय f। अब दोनों के राइट हैंड साइड देखिए ना लगभग सेम है, तो याद करने में आसानी है। यहाँ f माइनस यू बाय f और यहाँ f माइनस v बाय f। जब u है तो 1 बाय m, जब v है तो m। और एक और फॉर्मूला dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर इनटू du बाय dt। u क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड हो गई। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ इमेज, और ये क्या लिखा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हो, साइड मिरर है, पीछे ट्रक आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपको मिरर में जो इमेज दिख रही है उसकी स्पीड कितनी होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे। ये कैसे आया, तो एक्चुअली में ये जो 1 अपॉन m वाला फॉर्मूला है ना, इसमें यदि हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डेराइव हो जाता है, पर अभी मतलब नहीं है आपको बताने का, डेरिवेशन ड्राइव करवाने का। तो बच्चों ये एक्चुअली में कंप्लीट होती है थ्योरी रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसके बेसिस पर अपन इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा स्फेरिकल मिरर्स के, ऑल्टरनेट ऑड नंबर के, इवन नंबर तो आपका होमवर्क रहता है। फिर उसके बाद के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको प्लेन मिरर के जो आपके डाउट्स होंगे वो, और स्फेरिकल मिरर के लॉन्ग क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो, फिर अपन एमसीक्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।